नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ड्रम ड्राइविंग गाइड में। तो ड्राइवर की सीरीज शुरू कर रखी है हमने थ्योरी की और क्वेश्चंस की। तो आज हम करेंगे 50 क्वेश्चन आज के, प्रश्न नंबर 500 1551 से और 1600 तक। आज की जो क्लास है हमारी, वो हमारी क्लास नंबर 32 है। 31 क्लास पहले हो चुकी हैं, तो आप नहीं देखी है तो हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो उनको। प्लेलिस्ट हमने बना रखी है चैनल पर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, वाहनों में एबीएस का उद्देश्य क्या है। एबीएस हमारा होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये हमारा ब्रेक लगाने के दौरान व्हील लॉक होने से रोकता है, मतलब व्हील हमारे लॉक नहीं होंगे और ब्रेक भी हमारे लग जाएंगे। आगे है प्रश्न नंबर 52 है, दिन में हेडलाइट का उपयोग कब करना चाहिए। तो दिन में हमेशा कोहरे के समय या बरसात के समय, या फिर हमारे अब अगर ख़राब मौसम है तो उसी समय हमें दिन में हेडलाइट का उपयोग करना चाहिए, वरना हमें हेडलाइट का उपयोग दिन में नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 53 है, सड़क पर होने वाले गुस्से से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। शांत रहे और संघर्ष से बचे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपके बहुत आते हैं। ये जो लॉजिकल होते हैं, जो आपके सोच के हिसाब से होते हैं, सोच के माध्यम से, ऐसे क्वेश्चन भी में बहुत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन इसमें अच्छे से ऐड किए हैं। प्रश्न नंबर 54 है, रियर व्यू मिरर का उपयोग क्या है। रियर व्यू हमारा होता है, रियर मतलब पीछे, पीछे का जो दिखाने वाला मिरर। तो पीछे का हम रियर मिरर का व्यू हमारा होता है, हम जब ओवरटेक करते हैं उसके लिए, या फिर हम पीछे जो अगर व्हीकल कोई आ रहा है उसके लिए, या फिर हम लेन बदलना है, हमें अगर लेन बदलना है तो उसके लिए। तो पीछे के ट्रैफिक पर वाहन का पर नज़र रखना ओवरटेकिंग के दौरान और लेन बदलने के दौरान हमारे रियर मिरर का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 55 है, भारत में एक्सप्रेसवे पर अधिकतम सुरक्षित गति क्या है। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा आपके एक्सप्रेसवे पर अधिकतम सुरक्षित गति है। और कल ही हमने क्वेश्चन किया था कि जो आवासीय जो क्षेत्र होते हैं, आवासीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, उसमें कितना आपका किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ये आप कमेंट में हमें हमें बताइएगा, कमेंट करके हम देखेंगे आपके याद है नहीं। कल ही क्लास में बताया था हमने। प्रश्न नंबर 56 है, अंधे मोड़ पर पहुंचने पर आपको क्या करना चाहिए। अंधे मोड़ कौन से होते हैं। अंधे मोड़ को हिंदी में हम, इंग्लिश में हम ब्लाइंड स्पॉट्स बोलते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट हमारे वो मोड़ होते हैं, मतलब जो हमें दिखाई न दे। जैसे हम ऐसे व्हीकल लेके जा रहे हैं, और अगर ये ऐसे रास्ता है और अगर कोई व्हीकल ऐसे इधर से आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं और हमें नहीं दिख रहा है कि कोई आ भी रहा है, तो ये जो स्पॉट है, ये आपका स्पॉट है ब्लाइंड स्पॉट, अंधे मोड़ इसे हम बोलते हैं। तो इस स्थिति में आप गति कम कर ले और हॉर्न बजाए, ये आपको करना होता है। प्रश्न नंबर 57 है, लेन अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण है। तो दुर्घटनाओं से रोकता है और यातायात प्रवाह में सुधार करता है। ये आपका लेन अनुशासन होना चाहिए। लेन अनुशासन आपका बहुत ही जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 58 है, लंबी दूरी की ड्राइविंग करते समय थकान से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हर 2 घंटे में ब्रेक ले और आपको रेस्ट, कभी भी थकान में आप व्हीकल न चलाएं। आप जब लंबे रूट पे जा रहे हैं तो हर 2 घंटे में आप रेस्ट आपका बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न नंबर 59 है, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे ध्यान भटकता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हमें कभी भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 60 है, कोहरे में गाड़ी चलाने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। तो कोहरे में हम सबसे पहले क्या होता है, लो बीम हेडलाइट का उपयोग कर ले। कोहरे में, धुंध में, या फिर हमारा मौसम ख़राब है उसमें ज़रूरी है कि आप हेडलाइट का उपयोग करें, बट आपकी हेडलाइट भी आपकी लो बीम की होनी चाहिए। और फॉग लाइट आपकी जो है वो फॉग में आपकी इस्तेमाल होती है, तो फॉग लाइट भी आपकी लो बीम ही हेडलाइट ही होती है। और धीरे धीरे गाड़ी को चलाएं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 61 है, वाहन प्रदूषण क्या है। तो वाहन उत्सर्जन से होने वाला प्रदूषण को हम वाहन प्रदूषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 62 है, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जनों में कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। अम्लीय वर्षा हमारी होती है जिसे हम बोलते हैं एसिड रेन। तो एसिड रेन हमारी, जब हमारे प्रदूषण जब ज़्यादा स्तर में बढ़ जाता है, और प्रदूषण में भी आपकी जब सल्फर डाइऑक्साइड जो आपकी गैस होती है SO2, उसी के कारण आपकी एसिड रेन होती है। यानी प्रश्न नंबर 63 है, वाहनों में निकलने वाली मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है। तो ग्रीन गैस हाउस आप हमने जीके क्वेश्चन में भी किया था, आज की क्लास में ही किया है हमने जीके क्वेश्चन में। तो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य जो कारण है वो आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस है। प्रश्न नंबर 64 है, कौन सी गैस उत्सर्जन के कारण धुंध पैदा करती है। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स होती हैं आपकी,
वो आपके धुंध पैदा करती है। प्रश्न नंबर 65 है, उत्सर्जन मापदंडों में BS का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो BS काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो BS का होता है भारत स्टेज, आपकी इसमें फुल फॉर्म होती है। प्रश्न नंबर 66 है, भारत में नवीनतम BS उत्सर्जन मानक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो BS जो 6 सीरीज है आपकी, BS 6 सीरीज है, वो आपकी नवीनतम नई BS उत्सर्जन मानक है आपका। प्रश्न नंबर 67 है, उत्प्रेरक कन्वर्टर किस प्रदूषण को कम करता है? उत्प्रेरक कन्वर्टर को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिक कन्वर्टर। कैटालिक कन्वर्टर मतलब उत्प्रेरक कन्वर्टर का काम होता है जो भी हमारी हार्मफुल, जो नुकसानदायक आपकी जो गैसेस होती हैं, उनको कम नुकसान में कन्वर्ट करती है। मतलब आपकी जब जो ज़्यादा आपकी जो हार्मफुल गैस होती है उसको कम हार्मफुल में उसको कन्वर्ट कर देगी। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत ही डेंजरस गैस होती है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल गैस होती है। तो इसको सबसे ज़्यादा हमारा जो कन्वर्टर कैटालिटिक कन्वर्टर है वो कम करता है। प्रश्न नंबर 68 है, कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण पैदा करता है? तो जो CNG जो है आपका, वो सबसे कम आपका प्रदूषण पैदा करता है। CNG की फुल फॉर्म हमारी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्रश्न नंबर 69 है, डीजल इंजन प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो जो पार्टिकुलेट मैटर जो आपके होते हैं जिसे हम PM बोलते हैं, PM उसकी फुल फॉर्म होती है पार्टिकुलेट मैटर, ये आपके प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। प्रश्न नंबर 70 है, वाहन उत्सर्जन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उत्सर्जन विश्लेषक जो आपका होता है इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इस अगर बात करें तो आपका एक ऑक्सीजन सेंसर भी होता है, O2 ऑक्सीजन सेंसर, ये भी हमें पोल्यूशन कितना हो रहा है हमारा, इससे भी हम मेजर कर सकते हैं। ये आपका डैशबोर्ड में लगा होता है। प्रश्न नंबर 71 है, किसी नए वाहन के लिए प्रदूषण नियंत्रण PUC पोल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है? तो वो हर 1 वर्ष होती है, सिर्फ 1 वर्ष होती है, इसके बाद में आपका नया बनता है। प्रश्न नंबर 72 है, अतिरिक्त तेल जलाने वाले ईंधन से इंजन निकलने वाले धुआं का रंग कैसा होता है? तो ये आपका नीला रंग का होता है अगर आपका तेल जलाने वाला इंजन में निकलने वाला धुआं का रंग पूछ लिया जाए तो। और इसके बाद में अगर ब्लैक रंग पूछ लिया जाए, ब्लैक कलर अगर आपकी धुआं का पूछ लिया जाए, तो ब्लैक कलर हमारा होता है जो भी आपकी अनबर्न गैस बच जाती है तो वो उसका कारण होता है कि आपका ब्लैक कलर का आपका धुआं उसमें से निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 73, अपूर्ण दहन वाले इंजन से निकलने वाले धुएं का रंग कैसा होता है? यही मैंने आपको बताया, अभी यही बताया था। जो अपूर्ण दहन होता है मतलब जो आपका अनबर्न, इंग्लिश में हम अनबर्न बोलते हैं, अनबर्न। जो अनबर्न का मतलब होता है जो पूरी तरह से नहीं जला हुआ, अपूर्ण जो पूरी तरह से नहीं जला है उसे हम अनबर्न बोलते हैं। तो उस धुएं का रंग आपका ब्लैक होता है, काला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दोनों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74 है, वाहन प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है? तो नियमित रख रखाव के द्वारा ही हम वाहन प्रदूषण को कम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 75 है, वाहन प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो श्वसन संबंधित रोगी, जो आपकी सांस की जो रेस्पिरेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इसमें। प्रश्न नंबर 76 है, प्रदूषण कम करने वाले वैकल्पिक ईंधन कौन सा है? तो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आपका हम इसमें उपयोग कर सकते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए। पेट्रोल में हम इथेनॉल को मिला देते हैं, इससे हमारा पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 77 है, ईवी का पूरा नाम क्या है? तो ईवी हमारा होता है इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होती है। प्रश्न नंबर 78 है, किस देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे अधिक अपनाया गया है? तो ये तो काम तो चीन ही कर सकता है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो दौर है ना वो सबसे आगे चीन है। जापान से आगे भी चीन निकल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सबसे ज़्यादा चीन बनाता है। प्रश्न नंबर 79 है, EGR सिस्टम का कार्य क्या है? तो वो NOx उत्सर्जन को कम करता है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होती है उनके पोल्यूशन को कम करता है, EGR जो हमारा होता है। प्रश्न नंबर 80 है, वाहन के उत्सर्जन स्तर की जांच कितनी बार की जानी चाहिए? तो हर 6 महीने में हम जरूरी होती है कि वाहन के उत्सर्जन आपकी पोल्यूशन की जांच हो। प्रश्न नंबर 81 है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो फर्स्ट एड जो आपका होता है वो तत्काल चिकित्सा सहायता होती है, इमरजेंसी आपकी नीड होती है। तो इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है ना ये फर्स्ट एड के टॉपिक आ गया है, फर्स्ट एड के क्वेश्चन आ गए हैं।
तो ये भी पूछा जाता है, आपके सिलेबस में है ये नॉन टेक्निकल के पार्ट में। तो बहुत ज़रूरी होता है आपको फर्स्ट एड के बारे में जानना। प्रश्न नंबर 82 है, भारी रक्तस्राव मतलब हाई ब्लड प्रेशर होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सीधा दबाव डालें, यानी सीधा हमें फोर्स लगाना चाहिए। प्रश्न नंबर 83 है, मामूली जलन के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? बहते पानी में ठंडा कर ले। मतलब हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हाथ वगैरह जल गया है, ये तो आप वैसे भी व्हीकल में जल गया है या फिर अगर आपको कैसे भी जल गया है, तो मैं आपको अच्छे से आपको बताता हूँ एक तरीका। अगर आपको कहीं भी हाथ वगैरह कुछ भी जल जाए तो पानी को ओपन करके उसमें छोड़ दो, कुछ भी है, मतलब ऐसे नहीं कि भरा पानी, जैसे आपकी नल नल वगैरह होते हैं, ठुट्ठी वगैरह होती है, उसके नीचे आप जले हुए को रख लो, यानी, और वो चलते रहने दो, उसको रोको मत फिर आप बिल्कुल भी, यानी, और ऐसे हो जाए ना 5 मिनट हो गई, 7 मिनट हो गई, उस तभी आप उसको हटाना है, यानी बहते पानी में बहुत जल्दी आपका जो घाव है, जलन है, वो ठीक हो जाता है। उसमें फिर क्या होता है कि जो आपके छाले हैं ना, वो नहीं बनते हैं, यानी, और अगर आपने एकदम उसमें डाल दिया और फिर एकदम हटा दिया, वो गलत है, यानी आपको काफ़ी देर तक उसमें बहते पानी में रखना चाहिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 84 है, भारत में एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन नंबर क्या है? तो जो 108 आपका होता है वो एम्बुलेंस का नंबर होता है इमरजेंसी के लिए। प्रश्न नंबर 85 है, सीपीआर में पहला कदम क्या होता है? तो प्रतिक्रियाशीलता की जांच होती है। सीपीआर देखो, सीपीआर सीपीआर केवल तभी देना चाहिए जब व्यक्ति की सांसें जो है वो बिल्कुल मतलब चल रही हो। अगर आप ज़्यादा देर तक, और प्रॉपर तरीका होना चाहिए आपका, जो आपका पुशअप का जो तरीका होता है ना, सीपीआर में हम पुश करते हैं अपने हार्ट, जो आपका हार्ट होता है उस एरिया को पुश करते हैं, तो बड़े ही आपको तेज़ी से पुश करना होता है। 1 मिनट में आपको लगभग 120 से 125 बार आपको पुश करना होता है आपके हार्ट को। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जो आपके जो पैर होते हैं उनको फोल्ड करके पूरा प्रेशर के साथ, आपकी देखो जो आपकी जो हाथों की सिचुएशन होनी चाहिए ना, पोजीशन होनी चाहिए, वो आपकी ये होनी चाहिए, यानी, और फिर हथेली से आपको पुश करना है। ये आपका सीपीआर का जो है वो मेथड होता है सीपीआर देने का। प्रश्न नंबर 86 है, सीपीआर में प्रति मिनट कितनी बार छाती पर दबाव डाला जाता है? तो 100 से 120 बार, 120 से आप 125 भी आप कह सकते हो। तो यही रेंज में आपका सीपीआर में 1 मिनट में आपका इतनी बार आपको पुश करना होता है। प्रश्न नंबर 87 है, दम घुटने वाले व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? तो हेमलीच पेंतरेबाजी जो है आपकी, ये आपकी प्राथमिक उपचार होती है दम घुटने वाले व्यक्ति के लिए। प्रश्न नंबर 88 है, फ्रैक्चर को कैसे स्थिर किया जाना चाहिए? तो स्प्लिंट के साथ आपको इससे स्थिर होता है। प्रश्न नंबर 89 है, सांप के काटने पर क्या करना चाहिए? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रभावित क्षेत्रों को स्थिर रखें, जहाँ पे भी आपका सांप को ने बाइट किया है उसके थोड़ी सी आगे आप टाइट कपड़े से आप उसको बांध लें, ताकि आपका जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाए उस पोजीशन से। और तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो झाड़े वगैरह लगाते हैं उनके पास आप बिल्कुल भी ना जाए, अंधविश्वास बिल्कुल भी आप फॉलो ना करें, यानी, तो आप ओनली डॉक्टर के पास आप तुरंत जाए। प्रश्न नंबर 90 है, हीट स्ट्रोक पीड़ित के लिए तत्काल कार्य क्या है? तो ठंडी जगह पर ये आपको चले जाना है। प्रश्न नंबर 91 है, दोस्तों आज सुबह से ही लाइट नहीं आ रही थी और इन्वर्टर भी डेड हो गया। इन्वर्टर भी डेड हो गया शायद। प्रश्न नंबर 91 है, नाक से खून बहने का इलाज क्या है? तो आगे झुके और नाक को दबाए, ये आपका सबसे अच्छा तरीका होता है अगर आपके नाक से खून बहना होता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी ड्राइविंग में फर्स्ट एड की टॉपिक में ही आते हैं आपके, है ना। आप ड्राइविंग कर रहे हो, अगर आपके साथी के आपके ऐसा हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना होगा, है नहीं, ताकि आप तुरंत आप उसमें फिर आप उपचार आपका हो सके। प्रश्न नंबर 92 है, मोच का इलाज कैसे करें? तो RIC जो आपका होता है, आराम बर्फ संपीड़न ऊंचाई, जो ये होती है, ये मेथड होता है आपका, ये आपके मोच में आपका लाभदायक होता है। प्रश्न नंबर 93 है, विषाक्तता के मामले में क्या करना चाहिए? तो आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें, इमरजेंसी नंबरों पे कॉल करें। प्रश्न नंबर 94 है, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, जो इसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं, उसका आपका उद्देश्य होता है आपकी इमरजेंसी चिकित्सा आपूर्ति को स्टोर करने के लिए। प्रश्न नंबर 95 है, बिजली के झटके के लिए प्राथमिक जो उपचार होता है वो क्या होता है? बिजली के स्रोत को तुरंत बंद करके आपको अस्पताल में जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 96 है, बेहोश व्यक्ति के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया क्या है? तो सांस और नाड़ी की जांच करें,
कि आपकी सांसें चल रही है या नहीं, तो वो तुरंत आपको सबसे पहले यही जांच की जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 97 है, रिकवरी के लिए अनुशंसित स्थिति क्या है? तो करवट लेकर लेटना, ये आपकी रिकवरी के लिए अनुशंसित स्थिति होती है। प्रश्न नंबर 98 है, घाव को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एंटीसेप्टिक आपकी घोल आती है या फिर आपकी डिटोल वगैरह आपकी आती है, तो उससे ही आपको घाव को साफ करना चाहिए। प्रश्न नंबर 99 है, आंखों में जलन होने पर प्राथमिक उपचार क्या है? तो साफ पानी से आप बिल्कुल धोए, यानी आंखों को बिल्कुल ठंडा पानी से आप धोए, तो यही आपका उपचार होता है। जो आप आज का लास्ट क्वेश्चन है, जले हुए स्थान पर उपचार करते समय किन बातों से बचना चाहिए? तो सीधे आपको बर्फ़ आपको उसमें नहीं लगानी है, यानी बर्फ़ आपको नहीं लगानी चाहिए, आपको बहते पानी में ही आपको वो रखना चाहिए जहाँ पे आपका स्थान जल चुका है। ये आज के 50 क्वेश्चन थे आपके। कैसी लगी आपको वीडियो? आप ज़रूर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।